चलिए, तो लास्ट क्लास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म किए थे, क्वेश्चन आंसर्स उसके देख लिए थे। आज हम ये नोट्स डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट चैप्टर का, है ना। तो इसमें आपका पूरा नोट्स भी और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी है एनसीईआरटी के, है ना। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा थ्योरी चैप्टर ही है। तो चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट, है ना। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है एनवायरनमेंट का मतलब? क्या होता है एनवायरनमेंट का मतलब? हाँ, सराउंडिंग्स, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली लिविंग बींग्स बट ऑल्सो नॉन लिविंग बींग्स, है ना। तो वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन लिविंग बींग्स, ऑल्सो वी आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग बींग्स, लाइक आपका ये वाटर हो गया, है ना, सॉइल हो गया, एयर हो गया, इस पे भी हम डिपेंडेंट है अपने लिविंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी एनवायरनमेंट की, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स, लाइक इसमें एयर भी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज आ जाएंगी, सॉइल, ब्रैकेट में लिखा लैंड एंड ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स। वो लैंड के बाद ना एक ब्रैकेट क्लोज कर देना ना, वो सॉइल का एक वर्ड लिखा हुआ है लैंड, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। सॉइल के बाद जो लैंड लिखा है ना, बस उसी को ब्रैकेट में रखना। सुन रहे हैं क्या? फिर एंड ऑल दी ऑर्गेनिज्म वो ब्रैकेट के बाहर है। तो बोलना चाह रहे हैं अपन कि एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, नॉट जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। अवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें लिखी हुई है? पहला क्या है? एयर। सेकेंड वन इज वाटर बॉडीज, तो वाटर हो गया। थर्ड वन इज सॉइल, लैंड हो गया। उसके अलावा प्लांट्स, अदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स, है ना। ये सब हमारे आसपास हैं और इन सब पे हम किसी ना किसी तरीके से या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी physical and biological condition affecting the responses of living organism is called environment। इसमें जो आपके ये सारी कंडीशन हो गई, ये फिजिकल कंडीशन हो गई और ये सब आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, है ना। वही लिखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्टिंग द रेस्पॉन्सेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कोई का भी बैलेंस बिगड़ा तो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग में अफेक्ट आएगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंट। द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स, उसको एंड कर लेना, दिख रहा है क्या? सेकेंड लास्ट लाइन, द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड, है ना वो, एंड एनिमल्स आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट, है ना। वेस्ट कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? या तो वी ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, है ना। इनके वेस्ट कुछ हार्मफुल हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी। तो दो टाइप के वेस्ट हम कैटेगराइज कर रहे हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों का मीनिंग समझना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जैसे एज द नेम सजेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, तो बायो आया आपका बायोलॉजी या बायोलॉजिकल वर्ड से, यानी कि किसी भी नेचुरल तरीके से वो वेस्ट डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, मतलब दैट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल मटेरियल, कैन बी रीयूज्ड, तो उसको अपन बोल रहे हैं डिग्रेडेबल। तो अगर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से वो पर्टिकुलर वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है तो उसे अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। जैसे कि हमारे पेपर हो गए, है ना, और जो भी हमारा सीवेज निकलता है, घरों से वेस्ट निकलता है, हमारे हम वेजिटेबल्स कट करते हैं तो उनके छिलके, फ्रूट्स के छिलके ना, ये सारे वेस्ट हैं बायोडिग्रेडेबल के अंदर, विच कैन बी डिग्रेडेड या डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई, जिसको अपन डिकम्पोजर बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वेस्ट का मतलब। और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गए? जैसे प्लास्टिक्स हो गए, है ना, जिनका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है ना, या डिकम्पोजिशन हो ही नहीं रहे वो। दोनों को रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। Substances that are broken down by the biological processes are said to be biodegradable, जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं using biological processes. These substances are decomposed through the action of
These substances are decomposed through the actions of fungi, bacteria and other living organism. ये क्लियर है? इन्हीं को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. सुन रहे हैं क्या? अरे हाँ है ना. न्यूट्रिशन में इनको एक नाम और दिया था हमने, क्या था वो नाम? What were these organism called? जो डेड रिमेन्स पे डिपेंड कर रहे थे? सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है. तो डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं उनको, या फिर सेप्रोट्रॉप्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिज्म. अल्टीमेटली वो अपना खाना खा रहे हैं, नेचर को साफ भी रख रहे हैं. ठीक है. टेम्परेचर एंड सनलाइट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. देखिए टेम्परेचर सनलाइट मिलेगी तो ये ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशन मिलेगी फॉर देयर लिविंग एंड अल्टीमेटली दे विल डिकम्पोज द वेस्ट. कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. फूड वेस्ट जो हमारे घरों से आता है, फूड वेस्ट, ट्री लीव्स, है ना, पत्तियां गिर रही हैं पेड़ से, तो वो भी एक तरह का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. यूरिन एंड फीकल मैटर, तो दीज आर जनरेटेड बोथ बाय एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जो हमारे फील्ड से कुछ वेस्ट निकल रहा है, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके कुछ बाई प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे जो वेस्ट की तरह होंगे, तो वो भी एक तरह के क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. जनरली वो लोग यूज करते हैं इसको फार्म मैन्योर बनाने के लिए. सुन रहे हैं क्या? जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके पास जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं वो उससे मैन्योर बना लेते हैं, और उस टाइप के मैन्योर को हम फार्म मैन्योर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फार्म में ही निकाली हुई चीजों से, वेस्ट से एक मैन्योर क्रिएट कर दिया है. वो जनरली कंपोस्ट गड्ढा खोदते हैं, उन सारी चीजों को वहां डाल देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कुछ दिनों में कन्वर्ट कर देते हैं इन मैन्योर. ठीक है. फिर पेपर हो गया, वुड हो गया, क्लॉथ, काउडंग एक्सेट्रा, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है. नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. तो वही डेफिनेशन है उसकी. अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं. These substances are inert. Inert का मतलब है कि ये अनरिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, बट नेचर में रहेंगे. Inert and simply persist. Persist मतलब रहना. Simply persist in the environment. किसने, कब के लिए? For a long time. और may harm the various members of the ecosystem. Ecosystem क्या है? What do you mean by ecosystem? हाँ, एनवायरमेंट बोल सकते हैं, बट इसमें आप ये बोलोगे कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों कंबाइन करके जो एक सिस्टम बन रहा है, जहां पर दोनों सिस्टम, दोनों फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना. उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं. ठीक है. जैसे एक डेजर्ट एक तरह का इकोसिस्टम हो गया, जहां पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वहां का क्लाइमेट वैसा है ना, और वहां के प्लांट्स, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आपका पॉन्ड एक तरह का इकोसिस्टम हो गया कि पॉन्ड में भी हर टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. ठीक है. तो ये सब अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं. तो दीज सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस नेचर में रह करके इकोसिस्टम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इंक्लूड डीडीटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे केमिकल्स, मेटल्स हो गए ना, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, नेचर में रहेंगे. पॉलिथीन बैग्स, ग्लास, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्सेट्रा, दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. तभी इनमें से कुछ को हम बैन भी करते हैं कि जिसका एक्सेसिव यूज हो रहा है उनको, जैसे पॉलिथीन बैग्स में बैन लग जाता है ना बीच बीच में कभी कभार कि हाँ अब पॉलिथीन बैग्स में बैन है, फिर वापस लोग यूज करना चालू कर देते हैं. फिर लगता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉलिथीन बैग जनरेट हो रहे हैं, फिर बैन लगा दिया जाता है. अल्टीमेटली ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में रह करके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे. कैसे डिस्टर्ब करेंगे इकोसिस्टम को? बाय एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म. तो जो प्लास्टिक हम देखते हैं ना, कई बार होता है कि जो गाय भैंस हैं ये गलती से वो प्लास्टिक खा लेती है, तो वो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम में एंटर कर गया है. मैंने आपको डीडीटी का एग्जांपल दिया था बीच में एक बार कि डीडीटी क्या है, एक तरह का पेस्टिसाइड है. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? हाँ, जो पेस्ट को किल करने के लिए हम फील्ड्स में डालते हैं. पेस्ट क्या होते हैं? अनवांटेड एनिमल्स.
जैसे हम पढ़ते थे वीड्स वर अनवांटेड प्लांट्स, तो उसके लिए हम वीडीसाइड छिड़कते हैं। एंड पेस्ट आर अनवांटेड एनिमल्स, जिसके लिए हम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो पेस्टिसाइड का एक एग्जांपल है डीडीटी, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमने डाला था प्लांट के पेस्ट को किल करने के लिए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, पानी गिरा, वो डीडीटी पानी के साथ बह करके वाटर बॉडीज में आ गया, वाटर बॉडीज लाइक रिवर या पॉन्ड में आ गया। वहां ये डीडीटी क्योंकि डिकम्पोज तो हो नहीं रहा है, तो परसिस्ट करेगा, और अल्टीमेटली फिशेस विल ईट दिस डीडीटी। उनके स्टमक में ये डीडीटी चला जाएगा। स्मॉलर फिशेस विल बी ईटन अप बाय लार्जर फिशेस, एंड लार्जर फिशेस विल बी ईटन अप बाय ह्यूमन बींग्स। अल्टीमेटली वो डीडीटी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जा चुका है, जबकि डला कहाँ था? गाय के ऊपर नहीं डाला था भाई, फील्ड में डाला था, ठीक है, पर पहुंच कहां गया है? इंसानों के पेट में। इस फिनोमिना को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आगे टॉपिक आएगा हमारा बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो, ऐसा नहीं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है तो वो हार्मफुल नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, तो वो भी एक तरह का हार्मफुल ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हार्मफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द वेस्ट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल ब्यूटी एंड आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा है? जितना वेस्ट होगा हमारे आसपास जो जगह है वो गंदी दिखेगी, नेचुरल ब्यूटी को खराब करेगा। ये तो खैर चलो ठीक है, ये तो सेकेंडरी हो गया, गंदा ही दिख रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे हमारा कुछ हेल्थ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल। मतलब देखिए, जो डिकम्पोज हो भी रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व होती है, और वो गैस एक फाउल स्मेल दे रही है ना, गंदी बदबू आ रही है, विच स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग एरियाज। अब कभी जाना डंपिंग यार्ड्स के पास में, भले वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, बट वहां पे इतनी सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं कि, है ना, विच क्रिएट्स फाउल स्मेल इन द सराउंडिंग एरियाज। थर्ड है, these waste may also block the drains, creating pools of waste which becomes the breeding sites of mosquito। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं अल्टीमेटली क्या करेंगे, जा करके हमारे पाइप्स को ब्लॉक करेंगे। पाइप ब्लॉक होगा तो पानी जमा होना चालू होगा, और जहां पर ये वाटर स्टैग्नेंट होता है या जमा होता है ना, एक्यूमुलेट होता है, वहां पर मॉस्किटोज या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग साइट बन जाता है। मतलब वहां पर वो और पैदा होने लगते हैं, तो फिर फैलेगा मलेरिया, डेंगू। द लेटर इज कैरियर्स ऑफ डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ये जो पीछे हमने नाम जिनके पढ़े, ये लोग कैरियर हैं किसके? मलेरिया एंड डेंगू जैसी बीमारियों के। ठीक है, दोनों का टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस भी दिया, एक बार वो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो उसका डेफिनेशन ही है, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली एंड दे आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोब्स या नेचुरली। ठीक है, तो उनको करने के लिए कुछ ना कुछ अदर तरीके हमें यूज करने पड़ते हैं ताकि हम उससे क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके। सेकेंड है, बायोडिग्रेडेशन फॉर्म्स हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। जबकि यहाँ पे उनको अपन जब डिकम्पोज ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि उनके डिकम्पोजिशन से कुछ हार्मफुल निकले, वो खुद ही हार्मफुल है। समझ रहे हैं क्या? थर्ड है, दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर। ये अच्छी बात है कि कोई अगर चीजें डिकम्पोज हो रही हैं, ये फंगाई और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, उन डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स या वेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उनका खाना हो जा रहा है उसमें। बदले में वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स वापस चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली सॉइल रिप्लेनिश हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि द रॉ मटेरियल्स आर कमिंग बैक टू द नेचर। ठीक है, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दे डू नॉट रिलीज एनी रॉ मटेरियल्स, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन ही नहीं हो पा रहा है। फोर्थ पॉइंट है, दे पल्यूट द एनवायरमेंट। ये भी बायोडिग्रेडेबल भी पल्यूट करेंगे, बट कब? जब उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। They pollute the environment only when they are produced in quantity beyond the capacity of the environment to degrade them। ये लाइन समझ में आई आपको? मतलब इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कि एनवायरमेंट में इतने फैक्टर्स ही नहीं है जो उसको डिकम्पोज कर सके।
समझ में आया ये लाइन फोर्थ वाला कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हार्मफुल हो सकते हैं, बट वो तभी होंगे जब उनका जो जनरेशन है, जो क्रिएशन है, वो हद से ज्यादा हो रहा है, डिकम्पोज करने वाले कम है, बैक्टीरिया फंगा उतने नहीं है कि इतने सारे वेस्ट को डिकम्पोज कर सके। उस केस में आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल हो सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी हार्मफुल होगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट pollute the environment even in the small quantity. नेक्स्ट है बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर, जो मैंने आपको कहा ना बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो जा रहे हैं। लेट्स अगर आपकी बॉडी में कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चला भी गया तो वो डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ये हो सकता है आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर दे उसको, आपकी बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर दे, ठीक है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी तक आकर के एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ये किसके कारण हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कारण। तो पॉइंट नंबर 5 वही है, बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर in case of biodegradable waste, whereas biomagnification या bio concentration occurs when waste enter food chains. Food chains क्या होती हैं? Food chains क्या होती हैं? अभी मैं डिफाइन किया फूड चेन को, क्या किया मैं डिफाइन फूड चेन को? हाँ, क्या डेफिनेशन बोला मैं फूड चेन की अभी? हाँ, मैं बोला ही नहीं फूड चेन की डेफिनेशन है, उसको पता ही नहीं ना उसको क्या हो रहा है क्लास में, तो उसको मैं कुछ भी बोल दूं कि मैंने अभी मैथ्स पढ़ा दिया तो वो भी मान लेगा कि हाँ तो आपने अभी मैथ्स का एक इक्वेशन बोला होगा, बट मैं तो सुन ही नहीं रहा था, मैं तो इधर उधर देख रहा था, मैं तो शक्ल बना रहा था अपनी पेपर में ही। ठीक है, तो फूड चेन का मतलब क्या है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी चीज को खा रहा है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म किसी और के द्वारा खाया जाएगा, है ना। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि जहां पर एक ऑर्गेनिज्म ने किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को खाया है, तो अल्टीमेटली ये भी किसी और हायर स्पीशीज के कारण या उसका फूड बनेगा, उसका फूड रिसोर्स बनेगा, है ना। हाँ, द हर्बीवरस आर बीइंग ईटन बाय कार्निवरस, कार्निवरस आर बीइंग ईटन बाय ओमनिवरस, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा जो फूड चेन है वो चालू कहां से होता है? प्रोड्यूसर स्टेज से। कहां से चालू होता है? यानी कि प्लांट्स। then the plants are being eaten by the animals which are dependent only on plants, यानी कि herbivores, ठीक है। तो इस फूड चेन में ना ये ट्रैवल करता है, मैंने आपको बताया ना ये कैसे ट्रैवल किया। हमने डाला था उसको फील्ड में, पर वो गया पानी में, पानी से फिश के अंदर, फिश से फिर आपके अंदर आया, मतलब अल्टीमेटली ये फूड चेन थी हमारी, ठीक है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग इज पॉसिबल बोथ नेचुरली एंड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। यहाँ पे रिसाइकलिंग पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स, नेचुरली तो हो नहीं पा रहा है, माइक्रोबियल एक्शन के कारण नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, तो ओनली बाय ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस हुआ, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। डेफिनेशन याद रखेंगे, कुछ एग्जांपल याद रखेंगे दोनों के, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मतलब इस सिस्टम में सारी चीजें हैं, इन सिस्टम को किसी और चीज की जरूरत नहीं है कहीं बाहर से, क्योंकि इनके पास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल है इनके आसपास, वो सफिशिएंट है इनके लिए फॉर देयर लिविंग। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एज वेल एज देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे? प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर्स। एक क्वेश्चन है, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक तरह का इकोसिस्टम है ना। फॉरेस्ट में भी तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आए दिन मरते होंगे ना, बट कोई जाता नहीं है फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट में डिकम्पोजर्स भी हैं, है ना। तो वो अपने आप वहां पे चीजें डेड हो रही हैं, डिकम्पोज हो रही हैं, सॉइल अपने आप क्या हो रहा है? रिसाइकल भी हो रहा है, मतलब आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा पानी डालने के लिए जंगलों में, पानी भी अपने आप वहां पर आ रहा है, एयर भी है वहां पर, है ना, डिकम्पोजर्स भी हैं, तो सॉइल को बार बार रिप्लेनिश, रिचार्ज भी कर रहे हैं। पूरा एक फूड चेन प्रॉपर चल रहा है वहां पर, अलग अलग टाइप की फूड चेन चल रही होगी। तो इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम, फॉरेस्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम। तो फॉरेस्ट एक एग्जांपल होगा किसका? इकोसिस्टम का, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आसपास कुछ लोग भी रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते होंगे ना फॉरेस्ट के आसपास,
जो फॉरेस्ट पे अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर वुड, है ना, फॉर फ्रूट्स, फॉर फूड, वो भी डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। तो मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बींग्स जिसमें प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स सब आ जाएंगे, एंड नॉन लिविंग बींग्स जहां पर सॉइल, एयर, वाटर सब आ जाएगा। तो आपके किसी चीज की जरूरत नहीं है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। हाँ, वही बता रहा हूं, इट इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट जिसमें कुछ लिविंग बींग्स भी होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी, और उनको आपके किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके क्या कहा कि आपको जाकर के फॉरेस्ट क्लीन नहीं करना पड़ता है। फॉरेस्ट में तो बहुत सारी ट्रीज है, हर ट्री की पत्तियां गिर रही है नीचे, बहुत सारे एनिमल्स है, आए दिन कोई ना कोई एनिमल डेड हो रहे हैं, बीइंग ईटन बाय सम बिगर एनिमल्स। तो वो पूरा थोड़ा खाते हैं, वो खा के थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं डेड एनिमल्स को। अब वो डेड एनिमल्स कहाँ जाते हैं? जमीन के अंदर होता है, ऐसे ऐसे घुस जाते हैं क्या? अपने से नहीं घुसते ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज देम, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे डिकम्पोज देम, और उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो वापस से सॉइल में चला जाता है। समझ रहे हैं क्या? तो इसको अपन इकोसिस्टम बोल रहे हैं। तो पॉन्ड एक तरह का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, आपका एक एक्वेरियम, वो भी एक इकोसिस्टम है। अगर आपने घर में एक एक्वेरियम लगा के रखा है तो वो भी एक क्या है? इकोसिस्टम है। बस उसमें फर्क इतना है कि फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, किसी ने जंगल बनाया नहीं है, पहले से था, नेचुरली क्रिएटेड है। डेजर्ट किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली था। बट एक्वेरियम आपने बनाया है, प्रॉपर एक बॉक्स लिया आपने, अंदर पानी डाला, है ना, कुछ पत्थर डाले, अलग अलग टाइप की फिश डाली आपने, आप उनको हर हर दिन दाना देते हो, क्योंकि उनके लिए वहां खाना नहीं है। इट इज नॉट अ सेल्फ कंटेंट सिस्टम। सेल्फ कंटेंट तब बनेगा जब आप हेल्प करोगे, यानी कि वो एक तरह का इकोसिस्टम तो है, बट आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टम है, नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। अगर आपने एक्वेरियम में ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों बाद हो सकता है जो फिश है वो मर जाए अंदर। समझ रहे हैं? बिकॉज इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, तो उसमें आपका इंटरवेंशन की जरूरत है। नेचुरल इकोसिस्टम में आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो आपका खुद का गार्डन होगा, हो सकता है आपको वहां पर पानी देने की जरूरत पड़े हर बार, आपको खुद अपना वहां पर मैन्योर डालना पड़े, फर्टिलाइजर डालना पड़े, ताकि आपके जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। तो गार्डन भी एक तरह का मैन मेड इकोसिस्टम है, जहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स भी वहां पर रह रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, बट रह रहे हैं वो, आप प्लांट्स उनके साथ। ठीक है, मतलब प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, सॉइल भी है वहां पर अपना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक देखो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हैं क्या? अब एग्जाम्पल में देखो, अ फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हमारे इकोसिस्टम के क्या है? एग्जाम्पल। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी एंड मैटर आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में ये चीजें अपने आप होती रहती हैं, एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज किसके किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होता रहता है। देखो एनर्जी का कैसे होता है समझना, प्लांट्स की जो भी एनर्जी होगी, जो भी हर्बीवरस उस इकोसिस्टम में होगा, वो प्लांट्स को खा लेगा, तो उनको एनर्जी मिलेगी प्लांट से। अरे हाँ है ना? तो प्लांट को खाया है तो मैटर का ट्रांसफर भी हुआ है, प्रॉपर उसने पत्तियां खाई फॉर एग्जाम्पल, तो मैटर भी गया उसके अंदर, और खाने से उसको एनर्जी मिली, तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम प्लांट्स टू दैट हर्बीवरस। नाउ दैट हर्बीवरस, फॉर एग्जाम्पल डियर, इज बीइंग ईटन बाय टाइगर, तो टाइगर के अंदर मैटर गया उसका, किसका? डियर का, और साथ में एनर्जी भी गई। तो एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, एन इकोसिस्टम कैन बी बोथ नेचुरल और मैन मेड। ये भी मैंने भी आपको बताया कि कुछ इकोसिस्टम नेचुरल होते हैं एंड सम आर मैन मेड। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सी, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड एंड लेक, ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो गए। उसमें भी देखो और क्लासिफिकेशन होता है ना, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यानी वाटर बेस्ड। द डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स, ये सब क्या है? आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं, जो लैंड में हो रहे हैं, अरे ये सब तो नेचुरल है ना। डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, अभी तो अपन ऊपर एग्जांपल देके सब नेचुरल इकोसिस्टम है।
बट नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर भी कुछ इकोसिस्टम पानी के अंदर है और कुछ इकोसिस्टम लैंड में है। अरे सुन रहे हो कि नहीं? फॉरेस्ट कहाँ है? लैंड में है। डेजर्ट लैंड में है। माउंटेन लैंड में है। पर रिवर वाटर हो गया, ओशन सी वाटर हो गया। ठीक है, तो ये अगली लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सी एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसे हमारा सी भी एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम हुआ ना। समंदर में आपको खाना नहीं डालना पड़ता, मछलियां अपना खाना खुद ढूंढ लेती हैं, है ना। वो पूरा एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है समंदर। आप कहां तक चारा डालने जाओगे? समझ रहे हैं क्या? क्योंकि इतना बड़ा है समंदर, तो कोई हम जाके थोड़ा हेलीकॉप्टर से चारा डाल रहे हैं हर जगह हर दिन, ये लो भैया आज मछलियों के चारा डल गया। समझ रहे हैं क्या? तो ये एक तरह का सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है और वो भी नेचुरल तरीके का। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देखो मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड भी तो एक तरह का इकोसिस्टम हुआ, जहां आप खेती कर रहे हो उस पूरे जगह में सिर्फ क्या प्लांट्स हैं क्या? सॉइल भी है, वाटर आप डाल रहे हो, पानी भी मिल रहा है उनको, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे वहां पर। तो एक तरह का वो भी क्या बन गया? इकोसिस्टम। ठीक है, हाँ हाँ, जू भी होगा, जू भी मैन मेड हो जाएगा। ठीक है, पार्क, एक्वेरियम एक्सेट्रा, पर वो मैन मेड इकोसिस्टम होगा ना, जू। चलो कंपोनेंट्स में आते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। अब बायोटिक के अंदर भी है, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बायोटिक? लिविंग, लिविंग कंपोनेंट। सुन रहे हैं क्या? बायोटिक मतलब बायो यानी कि लिविंग। तो लिविंग कंपोनेंट्स कम्स अंडर बायोटिक फैक्टर एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब हमारे किस में आएंगे? एबायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, चलो तो बायोटिक कंपोनेंट देखते हैं। इंक्लूड्स थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले होंगे प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स और तीसरे होते हैं डीकंपोजर्स। समझ रहे हैं क्या? देखो इकोसिस्टम में कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक, फिर सेकेंड हो जाएगा आपका एबायोटिक। बायोटिक के अंदर तीन टाइप के अपन ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। एक है प्रोड्यूसर्स जो खाना बना रहे हैं यानी कि प्लांट्स, दूसरे कंज्यूमर्स, हाँ जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस सब आ जाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड होते हैं हमारे डीकंपोजर्स, इन दोनों के मरने के बाद इनको खाने वाले। ठीक है, जंगली नहीं, वो नेचुरल डीकंपोजर, मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रख रहे हैं। भाई कैसे जंगली हो गए? तुम जंगली हो। जो जल गए मतलब? हाँ जो जल गए हो तो ठीक है, उनको क्या करेंगे, पर जो जिनको दफनाया जाता है उनकी बॉडी भी तो डिकम्पोज हो रही है ना अंदर। हाँ चलिए, हाँ फिर अंदर जाके आपको भी खाएंगे। हाँ चलो प्रोड्यूसर्स पहला। हाँ चलो प्रोड्यूसर्स। हाँ, डिकम्पोजर मर जाएंगे खुद पे, और वो इतने टाइनी ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे भी नहीं। डिकम्पोजर्स को भी डिकम्पोजर्स ही खा लेंगे, नहीं? अरे डिकम्पोजर्स को भी तो डिकम्पोजर ही खाएंगे ना, क्योंकि अब वो डेड हो चुके हैं। हाँ चलो, पहला है प्रोड्यूसर्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो किस फॉर्म में होता है? शुगर या स्टार्च के फॉर्म में। और कैसे बनाते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस लिखा है ब्रैकेट में। Therefore all green plants are called producers, है ना। सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड। ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, पढ़ा हमने ये वर्ड भी इन न्यूट्रिशन चैप्टर। जैसे ऑटोट्रॉप्स से, हेटरोट्रॉप्स से, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये हो गया ना ऑटोट्रॉप्स, ये हो गए हमारे हेटरोट्रॉप और ये हो गए सेप्रोट्रॉप्स, बस वर्ड अलग अलग है। हाँ आगे देखो, Planktons are very minute or microscopic organism freely floating on the surface of water in a pond, lake, river और ocean। तो ये भी हमारे प्रोड्यूसर्स ही हो गए, क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल होगा। Planktons are of two type, phytoplankton and zooplankton।
The microorganism aquatic plants freely floating on the surface of water are called phytoplanktons plants, and the microorganism aquatic animals freely floating on water are called zooplanktons. The freely floating protozoa are an example of zooplankton. ठीक है, ये ऐसी नाम याद रख लेना बस, ठीक है. नेक्स्ट है कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स वो हो जाएंगे जो प्रोड्यूसर्स फूड जो बना रहे हैं उनको कंज्यूम करेंगे, तभी उनका नाम क्या है, कंज्यूमर्स. They are organisms which consume other organisms or their products as their food. All animals belong to this category. इनको अपन हेटरोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं. The consumer depend upon producers for their food directly or indirectly. मतलब आप ये समझो कि टाइगर भले डियर को खा रहा है, बट अल्टीमेटली डियर तो प्लांट को खा रहा है ना, तो अल्टीमेटली टाइगर आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली. तो जो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर नहीं बचेंगे, डियर नहीं बचेंगे तो टाइगर किसको खाएगा, समझ रहे? तो मतलब अल्टीमेटली टाइगर भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स नहीं रह जाएंगे तो वहां पे उस जगह पर डियर की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी. ठीक है, इसलिए लिखा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स. दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल मैन, गोट, डियर, फिश, लायन, काउ, बफेलो, ये सब हमारे कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएंगे. अब इनमें अलग अलग कैटेगरी करेंगे अपन डिवाइड, हर्बीवरस, कार्निवरस, पैरासाइट्स एंड ओमनीवरस. हर्बीवरस क्या है? दीज आर दोस एनिमल्स व्हिच गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर डायरेक्टली, यानी कि ये प्लांट डिपेंडेंट है, डायरेक्टली दे ईट प्लांट्स. हर्बीवरस आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स. सम कॉमन एग्जांपल्स आर डियर, रैबिट, रैट, स्क्विरल, गोट, कैटल एक्सेट्रा. है ना, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी. इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं. सुन रहे हैं क्या? हर्बीवरस आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. क्यों प्राइमरी कंज्यूमर्स? क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को यही खाते हैं. है ना, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, इसको अपन ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल, जिसमें सबसे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में हमारे प्लांट्स आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स. ट्रायंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये ट्रायंगल का जो एरिया है ना, पर्टिकुलर एरिया, ये शो कर रहा है उस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन. जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना इतना एरिया मैंने प्रोड्यूसर के लिए दिया. इससे ऊपर मैं बनाने वाला हूं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, यानी कि हर्बीवरस. सुन रहे हैं क्या? प्लांट्स को मैंने सबसे ज्यादा एरिया दिया है ना ट्रायंगल का अभी तक. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स इनके ऊपर है, जिनका एरिया इनसे कम है. अभी एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, है ना, इसके ऊपर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो किस पे डिपेंड करते हैं? दोनों पर, यानी कि हर्बीवरस को भी और कार्निवरस को भी. ठीक है, और लास्ट आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो अगर अपन ऊपर से नीचे आएंगे ना, सबसे ज्यादा एरिया प्रोड्यूसर का होता है. इसका रीजन ये है कि प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए. मतलब जैसे इमेजिन करिए कि आप पार्टी में गए हैं, है ना, पार्टी में खाना 100 लोग का बना है, पर आ गए हैं 500 लोग. ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. खाना ज्यादा रहे, खाने वाले भले कम हो चलेगा, पर खाना कम और खाने वाले ज्यादा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना. होगा कि नहीं लड़ाई झगड़ा? सभी भूखे हैं, सभी 500 लोग भूखे हैं, पर खाना 100 लोग का ही है. तो वही चीज अपन ट्रॉपिक लेवल में क्या करते हैं, एक तरह का सीरीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें सबसे नीचे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, ऑक्यूपाइंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए. उसके बाद हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर लास्ट में टर्शरी. मतलब हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस. ठीक है, कार्निवरस पढ़ना एक बार. These are organisms which consume other animals. Therefore, carnivorous feed on flesh of herbivorous. They are also called primary carnivores या secondary consumers. इनको हमने प्राइमरी कंज्यूमर कहा था, कार्निवरस को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, एग्जांपल्स है इसमें स्नेक हो गया, वाइल्ड कैट, जैकल, फ्रॉग, सम बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा. There are animals which prey upon primary carnivorous. They are called second order consumers or third order consumers.
एग्जाम्पल जैसे आउल हो गया, पिकॉक हो गया, टाइगर, लायन एक्सेट्रा आर सम सेकेंड ऑर्डर कार्निवरस and may be eaten by third order carnivorous. The carnivorous which are not preyed upon further are called top carnivorous. For example, lion is a top carnivore, मतलब उसको और कोई शिकार नहीं कर रहा है, ठीक है. Omnivorous है last. The organism which feed on both plants and animals are called omnivorous. Human beings are common example of omnivorous and because they eat both plants and animal products. ठीक है. तो हमारे वो टर्शरी कंज्यूमर में हमारे कौन आ जाएंगे? ओमनिवरस. ठीक है. डिकम्पोजर्स है फंगाई एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन या डिकम्पोज द डेड प्लांट्स और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन. द डिकम्पोजर हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? रिचार्ज कर रहे हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेप्रोट्रॉप्स, ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स, क्योंकि ये हमारे नेचर का वेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स. इनका इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब अगर ये नहीं होंगे तो क्या हो सकता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इन अवर इकोसिस्टम? पहला है कि दे हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये पॉइंट समझ में आया आपको? वेस्ट डिस्पोज हो रहा है नेचुरली तरीके से. जितने भी डेड बॉडीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो भी dispose हो रही है naturally. Therefore, they clean the environment. In this way, they clean the environment and create space for a living of newer generation of organism. ठीक है. Second point है decomposer release minerals. बदले में वो minerals भी release कर रहे हैं जो soil को क्या कर रहा है? Replenish कर रहा है. The decomposer release minerals and other raw materials trapped in organic matter. Organic matter मतलब वो dead वाला, जो dead matter के अंदर जितना भी nutrients होगा, है ना, वो सबको क्या करेंगे? डिकम्पोज करके सॉइल को वापस रिटर्न कर देंगे. दीज आर पिक्ड अप बाय प्लांट्स. फिर वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन पिकअप करेगा? प्लांट्स, फॉर देयर ग्रोथ. दीज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इससे हमारा सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी. यानी कि हमारा सॉइल में हमेशा न्यूट्रिएंट्स बना रहेगा ना, तो वो हमेशा उपजाऊ जमीन रहेगी. ठीक है. फर्टाइल लैंड, बैरन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट है the decomposer produce some acids which are useful in solubilization of some minerals. मतलब जब वो डिकम्पोज करते हैं, जैसे आप याद करें कि जब हम खाना डिकम्पोज करते हैं तो हमारा स्टमक भी तो एसिड लिबरेट करता है ना. इन द सेम वे जब फंगाई एंड बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन करते हैं, दे रिलीज एसिड. उस एसिड से ये मिनरल्स डिसॉल्व भी हो जाते हैं. ठीक है. और जाकर के आराम से सॉइल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, decomposer help in recycling the materials in the biosphere so that the process of life may go on and on like an unending chain. एक तरह का चेन बना रहे हैं ना डिकम्पोजर्स. बस सोचिए कि हर्बीवरस जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट थे. देखना चेन कैसे कंप्लीट हो रही है. हर्बीवरस को खाया कार्निवरस ने, इनको खाया ओमनिवरस ने. ये जब सब डेड होंगे तो इनको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स. और पूरा मिनरल वापस किसके लिए चला गया? प्लांट्स के पास. तो एक तरह का पूरा चेन कंप्लीट कर रहा है हमारा डिकम्पोजर्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में. दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. बट नॉन लिविंग है तो उसका मतलब ये नहीं कि इस पे अब हमारा डिपेंडेंसी नहीं है ना. वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑल्सो. दिस इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरमेंट. पहला है एडाफिक फैक्टर्स, जैसे कि सॉइल टेक्सचर. अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वहां पे ग्रो होने वाले क्रॉप्स भी अच्छे नहीं होंगे. टोपोग्राफी, एरिया के बारे में बात कर रहा है कि वो एरिया कैसा है, वहां का टोपोलॉजी कैसा है. वाटर एंड एयर, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है. सेकेंड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. एयर पे डिपेंडेंट है हम. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर. नाइट्रोजन भले हम डिपेंडेंट नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्टली, बट नाइट्रोजन इज बीइंग टेकन अप बाय प्लांट्स. राइजोबियम याद है आपको? ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन एयर का लेकर के फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ताकि प्लांट उससे प्रोटीन भी बना सके. देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस से. व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए. तो नाइट्रोजन वो सीधा डायरेक्टली ट्रैप नहीं कर पाते हैं एयर का नाइट्रोजन. तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन
ट्रैप करके प्लांट को देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे भी डिपेंडेंट है हम अल्टीमेटली। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस के नाम लिखे, जैसे कि वाटर हो गया, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सारे मिनरल्स, these are involved in the cyclic of materials in the ecosystem. And third है organic compounds like protein, carbohydrate, lipids, these largely form the living body and link the abiotic and biotic components. ठीक है, मतलब तीन टाइप के abiotic component हो गए। एक तो हमारा फैक्टर्स लाइक सॉइल टेक्सचर, है ना, वाटर, एयर, सॉइल। सेकेंड हो गया हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर भी होगा, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल, ये सब भी हमारे इकोसिस्टम को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? तो इट इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम। मतलब इकोसिस्टम में देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। किसी के लिए भी, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन। इनफैक्ट प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सन। मतलब अगर मैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलूं तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स भी तो किसी पे डिपेंडेंट है ना, और वो है सन। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो हर इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी कितनी अवेलेबल है और उसको ट्रैप करने के लिए कितने सिस्टम है, सिस्टम मतलब प्लांट्स कितने हैं, है ना, ये हमें पता चलता है। सेकेंड क्या बोल रहा है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एसेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड। उस इकोसिस्टम में कितने टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनका रिसाइकलिंग कैसे हो रहा है। रिसाइकलिंग मतलब जैसे वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल सुना आपने, वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। पानी गिर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस होकर के वापस से क्लाउड बन रहा है, फिर गिर रहा है, ये हो गया वाटर साइकिल। ऐसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है। कैसा है कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल? हम रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट, फिर वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन फिर हम इनटेक कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो एक तरह का ये CO2 का साइकिल हो गया, CO2 O2 का साइकिल। But it provides knowledge about the web of interaction and their interrelationship among the various population as well as between the population and the abiotic environment। मतलब इकोसिस्टम देख करके हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है या किस किस एबायोटिक फैक्टर पे वो डिपेंडेंट है। फोर्थ है, इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब आप इकोसिस्टम देख करके पहचान सकते हो कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कैसे अपन यहाँ पर और चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, इन द इकोसिस्टम टू प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स प्रोसीड साइड बाय साइड। एक तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, एक खाना खा रहा है, फिर वो किसी और के द्वारा खाया जा रहा है, फूड चेन तो चली रही है, फूड वेब भी चल रही है, इससे एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है इकोसिस्टम में, बट उसके अलावा अलग अलग हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। जैसे मैंने आपको एक वाटर साइकिल का एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये सब भी हमारे नेचर में पैरेलल में चल रही है। The energy flow is unidirectional while the movement of nutrient is cyclic। इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट लाइन पढ़ो एक बार। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है while the movement of nutrient is cyclic। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि फूड चेन में उल्टा नहीं हो सकता कभी भी कि डियर ने टाइगर को खा लिया, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी। फूड चेन हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। सन की एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स, आर ईटन बाय हर्बीवरस, आर ईटन बाय कार्निवरस, आर ईटन बाय ओमनीवरस। उल्टा नहीं होगा, समझ रहे हैं क्या? तो एनर्जी फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो नीचे से ऊपर। एम आई क्लियर? तो उसी को बोल रहे हैं कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है हमेशा, बट न्यूट्रिएंट मूवमेंट इज साइक्लिक। क्योंकि हर साइकिल है ना, वाटर साइकिल पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में आके रुक गया, कंप्लीट करके पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। मैंने आपको जो नाइट्रोजन का भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, तो ये एक साइकिल है। तो न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी साइकिल होती है वो, या न्यूट्रिएंट्स का जितना भी फ्लो है वो साइक्लिक फ्लो होगा। समय समय पर वो रिप्लेनिश भी हो रहा है, धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है,
फिर रिप्लेनिश हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर रिप्लेनिश हो रहा है, तो ये साइकिल चलती जाएगी। बट एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही है, ठीक है। चलिए, इस ये एनर्जी फ्लो को पढ़ने के लिए हमारा अगला टॉपिक है विच इज फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, ये टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं ना, क्या क्या लिखा है देखो, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लॉ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं अभी। सबसे पहला इसमें है फूड चेन, देख रहे हैं फूड चेन, डेफिनेशन देखना, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, इन एन इकोसिस्टम भी बोल सकते हो आप, है ना, एक इकोसिस्टम में सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म, दिख रहा है वो लाइन, वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, इसको हम कहते हैं एक फूड चेन। इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका, यूनिडायरेक्शनल। ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू ओमनिवरस, हमेशा ये फ्लो ही रहेगा एनर्जी का। एक और डेफिनेशन है देखो, फूड चेन इज सीक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स हु ईट्स हुम, कौन किसको खा रहा है, ये सीरीज आपको देख करके पता चल जाएगा कि अब जैसे आप एक नीचे एक देखो फूड चेन एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्रास इज बीइंग ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन या टाइगर, देखा आपको वो एक T1 T2 T3 करके लिखा हुआ है डेफिनेशन में ही, और वाली डेफिनेशन में देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिखा कि नहीं एग्जांपल, ग्रास ब्रैकेट में लिखा हुआ है, T1 लिखा हुआ है, दिख रहा T1 लिखा हुआ, फिर एक T2 लिखा हुआ है, वहां पे डियर लिखा है, और T3 लिखा है वो क्या है, तो ये वही T1 T2 T3, ये T1 है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 एंड ट्रॉपिक लेवल 3। इस लेवल में हमारा ग्रास आ रहा है, इस लेवल में हमारा कौन है, डियर है, और इस लेवल में कौन है, लायन है, समझ रहे हैं, उस फूड चेन के अकॉर्डिंग। एक और डेफिनेशन क्या है देखो, फूड चेन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी एक डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं ना, ये सबसे छोटी यही दिख रही है ऊपर, विच रिप्रेजेंट्स हु ईट्स हुम, या फिर ये वाला भी डेफिनेशन ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ इकोसिस्टम in which one organism consumes another organism to transfer food energy, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं एक एग्जांपल के साथ, एग्जांपल ये ठीक है, ग्रास ईटन बाय डियर, ईटन बाय लायन और टाइगर। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा सेम एग्जांपल भी दिया ना, बस वो L1 L2 T1 T2 T3 की जगह प्रोड्यूसर, हर्बीवर और कार्निवर लिख दिया है, दिख रहा है, ओके। इन दिस फूड चेन, अब देखो उस फूड चेन को समझाया है, ग्रास, डियर और लायन वाली फूड चेन को ध्यान से समझना। इन दिस फूड चेन ग्रास रिप्रेजेंट्स प्रोड्यूसर, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 T1। ग्रास सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको सन से मिल रही है एनर्जी, पर सन लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए अपन उसको चेन में नहीं डाल रहे हैं, सुन रहे हैं क्या, चेन में हमारे लिविंग बीइंग्स ही रहेंगे, तो सन नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वो कोई लिविंग चीज नहीं है, इसलिए पहला लिविंग चीज हमारा कौन रहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ग्रास इज ईटन बाय डियर विच रिप्रेजेंट्स हर्बीवरस, या उनको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ट्रॉपिक लेवल 2 T2। डियर इन टर्न इज कंज्यूम बाय लायन द कार्निवरस, या उनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लेवल 3 T3। एक और एक नीचे देखो फुट चेन एक और दिया, ग्रासलैंड की फुट चेन है, ग्रासलैंड मतलब जहां पर घास होगी उसको ग्रासलैंड बोल रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है देखो, ग्रास जो प्रोड्यूसर्स है बीइंग ईटन बाय कौन, इंसेक्ट्स जो हर्बीवरस है, दे आर बीइंग ईटन बाय फ्रॉग जो कार्निवरस है, बीइंग ईटन बाय ईगल, यहाँ पे स्नेक भी हो सकता था, सुन रहे हैं क्या, क्योंकि मेंढक को स्नेक भी खाते हैं, और फिर स्नेक को पीकॉक खाता है, तो ये भी हो सकता था, हाँ पीकॉक, पीकॉक ओमनीवरस है, हाँ, अरे मैं नीचे वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं भाई, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, ईगल, नहीं दिखा क्या, आप लोग क्या डायग्राम देख रहे हो क्या, हाँ वो भी देख सकते हैं, देखो ग्रास है बी वाला,
बी वाला फूड चेन देख पा रहे हो? अरे बी वाला फूड चेन, ग्रास इटन बाय इंसेक्ट, इटन बाय फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, 5 हो गया। बट देखो जनरली 5 ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में ना 5वें वाले को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। क्यों ऐसा? 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब समझना कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाती है। बाकी 90% एनर्जी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही यूज कर लेता है इन इट्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं ग्रास है, ग्रास के पास फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 जूल एनर्जी है। इसको जब इंसेक्ट खाएगा ना तो सिर्फ 10% ही इसके पास जा पाएगा। बाकी ग्रास अपने ही सारी एक्टिविटी में अपनी बची हुई एनर्जी यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो इसका 10% कितना होगा? 5,000। तो इसके पास सिर्फ क्या जाएगा? 5,000 ही जाएगा। और जब इसको खाएगा फ्रॉग तो उसके अंदर सिर्फ कितना जाने वाला है? 500, 10%। यही हमारा 10% लॉ है कि बाकी 90% जो एनर्जी है 5,000 में से वो इंसेक्ट खुद कंज्यूम करेगा अपने अदर एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, उन सब एक्टिविटी में वो एनर्जी जाएगी। फिर इसकी 10% जाएगी स्नेक के पास, जो कि कितनी होगी? सिर्फ 50 जूल। और अगर इसके बाद ईगल भी है तो उसको सिर्फ 5 जूल ही मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लंबी फूड चेन्स ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है फॉर हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म। लोअर ट्रॉपिक लेवल के पास तो तब भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है, पर जैसे जैसे ये और ज्यादा लेवल पर जाएंगे ना अपन, तो ये एनर्जी और कम होने लगती है। हाँ, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नहीं पढ़ा आपने 9th में कभी जूल? जूल पहली बार सुन रहे हो? ऐसा हो नहीं सकता। वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क और एनर्जी का यूनिट पढ़ते थे, दैट वाज जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं क्या? और कौन है जो पहली बार सुन रहे हैं जूल? वाह, ठीक है ना? अभी क्लियर है? जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं कि कोई भी फूड चेन में 3 या 4 ऑर्गेनिज्म रहे तो आखिरी ऑर्गेनिज्म को भी कुछ फायदा होगा उसको कंज्यूम करने का। वरना जनरली हमारी फूड चेन 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल की ही होती है। 5 ट्रॉपिक लेवल होगा तो 5वें वाले को बहुत कम मिलेगा, बिकॉज सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलो फूड चेन ये समझ गया ना? फूड चेन तीनों एग्जांपल। और भी बाकी दोनों ए और सी वाला एग्जांपल भी देख लो। ए और सी का जो एग्जांपल है, एवरी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये भी श्योर है ना? सुन रहे हैं क्या? एवरी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। क्या हो गया? कुछ प्लांट ही है बीइंग इटन बाय, वो कौन है वो? ये एक्चुअली ना वो एक्वेटिक वाला प्लांट है। आप देखो ना, वो जो इकोसिस्टम आपको सबसे सी वाला दिख रहा है उसमें कोई एक्वेटिक प्लांट है विच इज ईटन बाय क्रैब, विच इज ईटन बाय फिश है या जो भी है। और उसके बाद हाँ, ऑस्ट्रिच है क्या वो? ऑस्ट्रिच नहीं है। हाँ, क्यों नहीं खाएगा? चलो अगला, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। The study of food chain help in understanding food relationships and interaction among the various organisms in an ecosystem. The food chains transfer energy and material between various living organisms of an ecosystem. देखो फूड चेन से ही पता चल रहा है ना कि कौन ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे इमेजिन करिए कि उस फूड चेन में से अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा तो वो पूरे फूड चेन को, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे कि अगर जंगल से डियर गायब हो गए तो टाइगर किसको खाएगा? तो उस फूड चेन में डियर का रहना जरूरी है। इससे क्या होता है ना, फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, वो पीरियोडिकली डियर काउंट करते रहते हैं, ये सोच करके कि फूड चेन डिस्टर्ब ना हो। देखिए ग्रीनरी तो है
प्लांट्स तो हैं, पर अगर डियर कम होने लगे हैं तो वो डियर फिर कहीं ना कहीं से सप्लाई करवाते किसी और फॉरेस्ट से, या फिर उनके लिए वहीं पर ही कुछ ना कुछ ब्रीडिंग सिस्टम जनरेट करते हैं ताकि वो यहीं पर ब्रीड करें और डियर पैदा करते जाएं। समझ रहे हैं क्या? तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है वहां पर, ताकि एक फॉरेस्ट मेंटेन रहे। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर फूड चेन से एक ऑर्गेनिज्म गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, द फूड चेन ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल्स बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, मटेरियल का ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फूड चेन गिव डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। डायनामिसिटी का मतलब है कि वो इकोसिस्टम हमेशा चलता रहेगा। वरना अगर सोचिए कि डियर को टाइगर नहीं खा रहा है तो अल्टीमेटली डियर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जाएगी, है ना? हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो यही जस्टिफाई करते हैं ना कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मुर्गियां बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हम खा रहे हैं। तो एक डायनेमिसिटी का मतलब है कि जो चीजें जिस जिस तरह का फ्लो है ना वो चलता रहेगा उसका फ्लो। एंड लास्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड एक्सेट्रा थ्रू फूड चेन कैन प्रूव वेरी। ये देखो, ये बायोमैग्निफिकेशन इसी से होता है, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनिज्म को खाया, अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज खाई होगी तो अल्टीमेटली आपने भी वो खा ली। वो जो मैंने आपको फिश का एग्जांपल बताया कि डीडीटी कैसे ट्रांसफर हुआ आपकी बॉडी तक, आपने एग्जैक्टली डायरेक्टली डीडीटी थोड़ा खाया था, आपने तो फिश को खाया था, बट फिश ने वो पानी पिया जिसमें डीडीटी आ गया था। तो अल्टीमेटली फूड चेन से ही हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है, मैंने बोल दिया जाने के लिए, क्या कर रहे थे आप लोग? तो फूड चेन से ही हमारे ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उनका क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। वो ट्रांसफर होते हैं टू दी हायर ट्रॉपिक लेवल्स। वरना हमने डीडीटी तो प्रोड्यूसर में डाला था, प्लांट्स में डाले थे ना पेस्टिसाइड्स, पर वो पहुंच गया ऊपर टर्शरी ईगल तक। ईगल थोड़ा आके बिन बिन के डीडीटी खाया है, ईगल ने किसको खाया होगा? स्नेक को खाया होगा, पर स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट ने स्टार्ट किया ये काम पूरा। अगर इंसेक्ट ने डीडीटी नहीं खाया होता तो फ्रॉग के अंदर डीडीटी नहीं जाता, स्नेक के अंदर डीडीटी नहीं जाता, और ईगल के अंदर डीडीटी नहीं पहुंचता। समझ रहे हैं क्या? इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, अब ईगल जो है एक ही सांप थोड़ा खाएगी, ईगल दो तीन ठोक और सांप खाएगी। हर सांप के अंदर डीडीटी था, तो डीडीटी सबसे ज्यादा किसके अंदर चला गया? अब ईगल के अंदर। सांप तो एक ही था ना जिसने एक मेंढक खाया होगा। अब एक सांप ने अगर 3 मेंढक खाया होगा तो मेंढक से ज्यादा किसके अंदर आ गया होगा? सांप के अंदर। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डीडीटी आपने 4 प्लांट में छिड़का, इंसेक्ट चारों प्लांट को जाके खाया, तो इंसेक्ट के अंदर ज्यादा डीडीटी आ गया है। तो यही मैग्नीफाई होते जा रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं ना, पढ़ना। मैग्नीफाई होना मतलब पढ़ना। यहां पर बढ़ने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग ऑन हायर ट्रॉपिक लेवल्स। हायर ट्रॉपिक लेवल में उस चीज का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एम आई क्लियर? आप तो बोलोगे हमने तो एक एक ही बूंद डाला था डीडीटी हर जगह, पर वो इंसेक्ट ने तो हर जगह का डीडीटी खा लिया ना, और उस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा दिया, है ना? और ऐसे फ्रॉग ने बहुत सारे इंसेक्ट खा दिए, तो बहुत सारा डीडीटी हो गया फ्रॉग के अंदर। और स्नेक भी एक फ्रॉग से माना नहीं, और ईगल भी एक स्नेक से मानी नहीं, तो बहुत सारे स्नेक का डीडीटी ईगल के बॉडी में चला गया। तो अल्टीमेटली दैट गॉट मैग्निफाइड, कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी गॉट मैग्निफाइड इन दी हायर ट्रॉपिक लेवल। इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये फूड चेन के थ्रू ही तो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, तो फूड चेन तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फूड वेब से चालू करेंगे ना। ठीक है, ये नोट्स लेकर आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में,